बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डायनामिक्स की वर्कशीट सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अ लॉरी ऑफ मास 20,000 kg इज़ ट्रैवलिंग एट 20.0 मीटर पर सेकेंड। अ कार ऑफ मास 900 kg इज़ ट्रैवलिंग एट 30.0 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स द लॉरी। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टोटल मोमेंटम। अब देखें, मोमेंटम का फार्मूला हमें आता है। मोमेंटम को P से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फार्मूला होता है mv। नंबर 1, एक बात ये जनरल आपने माइंड में रखनी है। दूसरी बात देखें, इसमें जो है आपने जनरली ये डायरेक्शन के लिए माइंड में रखना है कि अगर मोशन टुवर्ड्स राइट हो, वेलोसिटी टुवर्ड्स राइट हो तो पॉजिटिव लें, लेफ़्ट साइड पर हो तो नेगेटिव में लें। अब टोटल मोमेंटम का क्या मतलब होगा, यहाँ पर देखें, इसका मास दिया हुआ है, इसकी वेलोसिटी दी हुई है। हमें पता है मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी होता है। आप इसके मास को इसकी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करें तो आपको इस लॉरी का मोमेंटम पता चल जाएगा। इसी तरह से अगर आप कार के बारे में देखें, कार का मास दिया हुआ है, कार की वेलोसिटी दी हुई है। अब देखें, फ़र्क ये है कि इसकी मोशन, इसकी वेलोसिटी टुवर्ड्स राइट है, इसकी वेलोसिटी टुवर्ड्स लेफ़्ट है। अब आपने टोटल मोमेंटम निकालना हो तो ज़ाहिर है हमारे पास जो फार्मूला बनेगा वो हम क्या कहेंगे, m1 u1 प्लस m2 u2। मतलब इसकी वेलोसिटी को मैं अगर u1 कह दूँ, इसके मास को हम m1 कह दूँ, इसकी वेलोसिटी को मैं u2 कह दूँ, इसके मास को मैं m2 कह दूँ। तो हमने क्या करना है, दोनों को सम करना है। तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल मोमेंटम। अगर मैं इस मोमेंटम को P से और साथ T रख दूँ रिप्रेजेंट करने के लिए, तो टोटल मोमेंटम इन दोनों के सम के इक्वल होगा। अब देखें, जो लॉरी है उसका हमें मास दिया गया है 20,000 और उसकी वेलोसिटी क्या है, टुवर्ड्स राइट है, तो पॉजिटिव में लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे हम, 20.0 प्लस दूसरा ऑब्जेक्ट का मास देखें आप, यानी कार का मास देखें कितना आएगा, 900, और इसकी जो वेलोसिटी देखें टुवर्ड्स लेफ़्ट है, लेफ़्ट हो तो नेगेटिव लेना है आपने। तो हम यहाँ क्या पुट करेंगे, -30.0 आ जाएगा। इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करें तो आपको पता चलेगा 400,000 और ये क्या आ जाएगा -27000। तो क्या है आंसर इसका बनेगा 373,000। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, किलो में लिख लेंगे तो 373 किलो न्यूटन सेकेंड्स। तो हम देखें यहाँ पर हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट आया, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, राइट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं। पहले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मास, दूसरे ऑब्जेक्ट की मास वेलोसिटी दी हुई है। अब क्या करें, द डायग्राम शोज द masses एंड वेलोसिटीज़ ऑफ टू लॉरीज, टू ट्रॉलीज़ क्या है, अबाउट टू कोलाइड। ये जो ट्रॉलीज़ हैं ये क्या कर रही हैं, कोलाइड कर रही हैं, कोलिजन होगी। जब भी कोलिजन के क्वेश्चंस आए तो आपके माइंड में जो है वो सबसे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आना चाहिए जब भी कोलिजन की बात आए। अब ये कहा क्या है कि आफ्टर द इम्पैक्ट दे मूव ऑफ टुगेदर। इसका मतलब ये है कि टकराने के बाद अगर ये इकट्ठे मूव कर रहे हैं तो इन दोनों ट्रॉलीज़ की जो वेलोसिटीज़ होंगी वो कॉमन होंगी, एक जैसी होंगी, क्योंकि वो इकट्ठे मूव कर रहे होंगे। आफ्टर कोलिजन इकट्ठे मूव कर रहे होंगे। अच्छा, देखते हैं उसने क्या पूछा, व्हाट इज़ द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ट्रॉलीज़ आफ्टर द कोलिजन। अच्छा, पहले तो हम ये देख लें, अगर हमें टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी और इसकी काइनेटिक एनर्जी को आपस में सम कर देंगे। तो हम क्या करते हैं, दोनों ऑब्जेक्ट्स की जो काइनेटिक एनर्जी है उसका फार्मूला लिखना चाहें, बट एक बात का ख्याल रखना है, आफ्टर कोलिजन। जो बिफोर कोलिजन होती है उसकी वेलोसिटी को हम u1 और इसकी वेलोसिटी को हम u2 का नाम दे दें। ज़ाहिर है हमें पता है ये हमारे पास क्या होगा, m1 होगा, ये हमारे पास क्या होगा, m2 होगा।
हमें आफ्टर कोलिजन की जब बात करनी है तो ज़ाहिर है उस वक़्त जो वेलोसिटीज़ होंगी वो क्या होंगी, v1 होगी और v2 होगी। चलिए जी, पहले तो फार्मूला लिखते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं हमारे पास कौन सा डेटा गिवन है। अब हम लिखते हैं यहाँ पर टोटल काइनेटिक एनर्जी, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं, तो क्या लिखेंगे, हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर। v इसलिए लिखा कि फाइनल वेलोसिटी कहें या आफ्टर कोलिजन की वेलोसिटी कहें। अगर हम गिवन डेटा में देखें तो हमें u1 u2 m1 m2 गिवन है, हमें वेलोसिटीज़ आफ्टर कोलिजन नहीं दी हुई। हाँ, ये ज़रूर पता है कि अगर वो इकट्ठे मूव कर रहे हैं जो आफ्टर कोलिजन, उनकी वेलोसिटीज़ होंगी वो कॉमन होंगी, हम उनको v1 इज़ इक्वल टू v2 इज़ इक्वल टू v कॉमन भी लिख सकते हैं। बट फिर भी हमारे पास मसला ये है कि मैसेज तो हैं हमारे पास, m1 भी है m2 भी है, v1 v2 नहीं है। इसका मतलब है हमें वो जो v1 v2 यानी कॉमन वेलोसिटी जो है वो चाहिए, वो नहीं है, जिसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की तरफ जाना पड़ेगा। वहाँ से हमें फाइनल वेलोसिटीज़ मिल जाएंगी जो कि कॉमन वेलोसिटीज़ हैं। तो हम चलें पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम लिखते हैं। मतलब यहाँ से हमें एक समझ आती है, जो वेलोसिटीज़ मिसिंग होती हैं उसके लिए हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम की तरफ जाना पड़ता है। एक तो ये भी हिंट मिल रहा है, कोलिजन हो रही है, मूविंग टुगेदर। अगर ये हमारे पास इस तरह के क्वेश्चंस आ जाएं तो उसके लिए हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम की तरफ जाना पड़ता है। तो हम लिखते हैं फार्मूला m1 u1 प्लस m2 u2 इज़ इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। डेटा आपके सामने है, ज़रा लिखते हैं। m1 की वैल्यू गिवन है, m2 की, u1 u2। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इनकी वैल्यूज़ को पुट करते हैं और आगे फिर मूव करते हैं। 2 इंटू इसकी वेलोसिटी कितनी है, 4, ठीक है। फिर हम देखें प्लस 4 इंटू 1 इज़ इक्वल टू, अब ये देखें ये दोनों वेलोसिटीज़ कॉमन है, मूव टुगेदर, मूव ऑफ टुगेदर, तो इसलिए कॉमन आ जाएगा। यानी हमने v1 को v2 को v के इक्वल रखा, तो हम v बनाएं। यानी मैं अगर इसको इसी स्टेप में ही कह दूं कि आप क्या करेंगे, m1 v रख दें, कॉमन है ना, तो एक ही नाम रख दें, m2 और v ही रख दें। ये भी v, ये भी v, एक जैसी होगी वेलोसिटी। चलें जी, लेफ्ट हैंड साइड को साथ देखते हैं। तो ये 2 मल्टीप्लाई बाई 4 कितना हुआ, 8, 4 मल्टीप्लाई 1 कितना हुआ, 4 इज़ इक्वल टू, ये v यहाँ पर कॉमन ले लें आप। यहाँ पर हमारे पास क्या आया था, m1 प्लस m2। तो यहीं पर हम अगर राइट हैंड साइड को देखें तो मैसेज कौन कौन से हैं हमारे पास, 2 प्लस 4। लेफ्ट हैंड साइड पर क्या आ गया हमारे पास, 12। सो 12 इज़ इक्वल टू v इंटू 6। तो यहाँ से हम अगर वेलोसिटी निकाल लें तो v इज़ इक्वल्स टू 12 डिवाइडेड बाय 6। आंसर कितना आ गया हमारे पास, 2 मीटर पर सेकेंड। ये कौन सी वेलोसिटी है, ये आफ्टर कोलिजन दोनों की वेलोसिटी है, ठीक है। जो कि हमारे पास क्या आंसर आया इसका आंसर कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड आ गई। दोनों इकट्ठे जा रहे हैं तो दोनों की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड होगी। चलिए, अब टोटल काइनेटिक एनर्जी का हमसे पूछा गया है, तो हम इस रिलेशन में, इस इक्वेशन में उन वैल्यूज़ को पुट करते हैं। हाफ m1 हमें पता है कितना है, 2 है, v1 स्क्वायर यानी v, ठीक है, v नाम रखा है। कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर अगर हम वैल्यूज़ देखें तो सिंपल अगर हम वैल्यूज़ पुट करते जाएं, कितना आया आंसर, 2 का स्क्वायर हाफ, और दूसरे ऑब्जेक्ट का मास कितना है, 4, वेलोसिटी उसकी भी 2 ही होगी, तो इसका स्क्वायर आ गया। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा यहाँ पर, 4, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। और यहाँ देखें आपके पास क्या होगा, ये 2 कर लें इसे, प्लस ये यहाँ से 2 आया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर। तो यहाँ हम अगर लिखना चाहें तो सेपरेटली यूँ भी लिख सकते हैं, 4 प्लस 8, तो कितना आंसर आ गया, 12। तो 12 जाउल जो है हमारे पास टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 ऑब्जेक्ट्स आफ्टर कोलिजन। होप्स आपको समझ आ गई होगी।
क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं. विच इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. अच्छा, इसकी डेफिनेशन भी पूछी जाती है, पेपर 2 में भी आती है, और यहाँ पर जैसे कि आपको सामने नज़र आ रहा है, हमें जो है वो पता होना चाहिए. वैसे हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जैसे हमने यहाँ लिखा भी है, यानी टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टोटल मोमेंटम सिस्टम आफ्टर कोलिजन. बट इसमें एक लफ्ज़ ज़रूर लिखना चाहिए. इन एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम सिस्टम आफ्टर कोलिजन. यानी क्या लिखते हैं हम, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम. आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब ये है, इस कोलिजन में एक्सटर्नली जो भी फोर्सेस हैं वो हम इग्नोर करते हैं, वो हम क्या कहते हैं कि कोई एक्ट नहीं कर रही. आइसोलेटेड सिस्टम लिखें, इसका मतलब आइसोलेटेड सिस्टम क्या मतलब है, नो एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट. तो आप इन ऑप्शंस को देखें तो हमें पता चलता है मोमेंटम इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. बात तो ठीक है, यानी डेफिनेशन तो ठीक है, लेकिन ये डेफिनेशन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम की तो नहीं है ना. ये तो मोमेंटम की डेफिनेशन है. मोमेंटम इज़ कंजर्व्ड ओनली इन इलास्टिक कोलिजन. वैसे भी हमें पता चल रहा है कि ऐसा नहीं होता. मोमेंटम तो कंजर्व इन इलास्टिक कोलिजन में भी होता है, इलास्टिक में भी होता है, इन इलास्टिक में भी होता है. द मोमेंटम इज़ कंजर्व्ड बाय ऑल बॉडीज़ इन कोलिजन्स. यानी ये स्टेटमेंट्स जो है ना, हमें रेलेवेंट नहीं लग रही. यहाँ पर जो डी ऑप्शन है वो क्या बता रहा है, मोमेंटम इज़ कंजर्व्ड प्रोवाइडिंग नो एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग. सो दिस ऑप्शन, डी ऑप्शन इज़ करेक्ट वन. यानी इन एन आइसोलेटेड सिस्टम लिखा हुआ, या क्या क्या कहा गया हो कि कोई एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट नहीं कर रही, यानी रेजिस्टिव फोर्सेस हों, फ्रिक्शनल फोर्सेस हों, इनकी हम बात करते हैं कि ये एक्ट ना कर रहे हों, तब की हम बात करते होते हैं. सो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, वो डी हुआ. राइट. विच स्टेटमेंट अबाउट अ बॉल दैट स्ट्राइक्स अ टेनिस रैकेट एंड रिबाउंड्स इज़ ऑलवेज करेक्ट. अच्छा, अब देखें कि यहाँ पर रिबाउंड किया या ऑलवेज को उसने बोल्ड किया हुआ है. टोटल काइनेटिक एनर्जी द बॉल इज़ कंजर्व्ड, ऐसा नहीं होता. काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है. हाँ, टोटल एनर्जी होती तब हम कुछ इस बारे में देख सकते. टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज़ कंजर्व्ड, यानी इस बारे में भी नहीं कह सकते, क्योंकि एक तो ये हमें पता चलता है कि इलास्टिक और इन इलास्टिक की बात की. हमें वैसे पता है कि अगर हम इलास्टिक कोलिजन की बात करते हैं तो उसमें जो काइनेटिक एनर्जी होती है, टोटल मोमेंटम ऑफ द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन की हम बात करते हैं कि वो इक्वल होते हैं या कंजर्व होते हैं. यहाँ पर हम, क्योंकि ऐसी कोई हिंट नहीं मिल रहा हमें कि ये इलास्टिक है या इन इलास्टिक है, तो इस हवाले से हम इसको भी करेक्ट की बात नहीं कहेंगे. होगा लेकिन ऑलवेज़ नहीं होगा. राइट. क्योंकि हमें पता है कि ये सिर्फ इलास्टिक कोलिजन में ही कंजर्व होती है, हर वक्त नहीं होती. इन इलास्टिक कोलिजन हो तो उसमें कंजर्व नहीं होगी. तो इसका मतलब है जो ऑलवेज़ का लफ्ज़ है वो इसके ऊपर फिट नहीं होता, सिर्फ इलास्टिक में होता है, इन इलास्टिक में नहीं होता. टोटल मोमेंटम ऑफ द बॉल इज़ कंजर्व्ड. बॉल का, सिस्टम का कंजर्व रहता है, बॉल का तो कंजर्व नहीं रहता. टोटल मोमेंटम सिस्टम इज़ कंजर्व्ड. यस. तो हमारे पास हमें पता चलता है कि डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमें लग रही है. राइट. चलें जी, क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कहा गया टू इक्वल masses x and y आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर on a frictionless air track as shown in the figure. The masses make an elastic collision. Okay, elastic collision हो, और अगर आप डेटा की तरफ देखें तो हमें वेलोसिटीज़ दी गई हैं, masses नहीं दिए गए. अच्छा, हम ये बात जानते हैं कि जब इलास्टिक कोलिजन होती है तो रिलेटिव वेलोसिटी रूल की हम बात करेंगे, यानी u1 माइनस u2 इज़ इक्वल टू v2 माइनस v1. अगर ये इक्वल आ जाएं तो कौन सी कोलिजन होगी, इलास्टिक कोलिजन. अब देखें ना, एग्जामिनर ने हमें ख़ुद कह दिया है कि ये इलास्टिक कोलिजन है. इस बात का मतलब ये है कि इस वेलोसिटी का जो चेंज है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज़ इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन. यानी आप यूँ याद रखें 1 2 2 1. अब हम देखते हैं कि कहता है विच रो गिव्स पॉसिबल वेलोसिटीज़ for the two masses after the collision.
अब इसने ख़ुद कह दिया कि भाई इलास्टिक कोलिजन है, इस बात का मतलब है कि लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो हम देखते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड क्या कह रही है हमें। लेफ़्ट हैंड साइड यानी u1 माइनस u2, और हमने पहले बात की कि अगर कोलिजन राइट साइड पर हो तो पॉजिटिव, लेफ़्ट साइड पर हो तो नेगेटिव। तो u1 माइनस u2 की बात करते हैं तो ये हमारे पास हो गया बेटा u1, ये क्या हुआ हमारे पास u2 हो गया। तो हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। ये राइट साइड पर है, ये क्या है लेफ़्ट साइड पर, तो यहाँ क्या आ जाएगा, इसका नेगेटिव अपना आएगा। ये फार्मूले का नेगेटिव है और डायरेक्शंस का अपना एक्स्ट्रा नेगेटिव पुट करना पड़ेगा। खैर लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ ये बात माइंड में रखें, ये इक्वल हैं। तो अगर लेफ़्ट हैंड साइड की बात करें तो उसमें u1 माइनस u2 है, तो u1 कितना हुआ हमारे पास 50। इधर वैल्यूज़ की बात कर रहा हूँ, यूनिट्स अपने एक जैसे चल रहे हैं, सेंटीमीटर पर सेकंड चल, ठीक है। तो u1 कितना हुआ 50 हुआ, माइनस अब देखें u2 जो है वो लेफ़्ट साइड पे है, नेगेटिव उसका अपना आएगा, फार्मूले का अपना नेगेटिव, डायरेक्शन का अपना नेगेटिव आएगा, राइट। तो अब देखें कितना बनेगा 50 प्लस 30, तो आंसर कितना आ गया बेटा 80। तो लेफ़्ट हैंड साइड पर हमारे पास जो 80 आंसर आया है सेंटीमीटर पर सेकंड, तो ये हो गई लेफ़्ट हैंड साइड। चलें देखते हैं राइट हैंड साइड को, देखते हैं कि राइट हैंड साइड पर जिसका आंसर 80 आ गया वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। वैसे मैं आपको क्विकली बता दूं, यहाँ पर अगर आप देखें जो y है ना, इसमें हमारे पास क्योंकि राइट हैंड साइड में देखें तो हमारे पास ये क्या है v2 माइनस v1 है ना, ये दूसरे ऑब्जेक्ट का, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है। दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है y है, पहला ऑब्जेक्ट क्या है x है। तो इसमें मैं पहले डायरेक्टली ही ज़रा बात कर रहा हूँ कि ये हमारे पास जो x ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी v1, पहले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, दूसरे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या हो जाएगी v2 हो जाएगी। तो पहले हमने बात किसी करनी है y वाले ऑब्जेक्ट यानी सेकंड ऑब्जेक्ट की। सेकंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है 50 है सेंटीमीटर पर सेकंड टूवर्ड्स द राइट, यानी पॉजिटिव वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पर पहले सेकंड की बात करेंगे फिर फर्स्ट की बात करेंगे। तो सेकंड में क्या कहेंगे आप 50 आ गया माइनस फार्मूले का आ गया। अब देखें ब्रैकेट, अब जो पहला ऑब्जेक्ट है उसकी जो वेलोसिटी है वो 30 है, टुवर्ड्स लेफ़्ट है, लेफ़्ट के लिए नेगेटिव साइन अपना आएगा और यानी ये -30 बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या पुट करेंगे -30, सो 50 प्लस 30 इज़ इक्वल टू 80 कर देंगे। इसका मतलब है कि लेफ़्ट हैंड साइड पे ये आंसर आया है, राइट हैंड साइड पर ये वाला आंसर, दोनों एक जैसे हैं। इसका मतलब क्या होगा, क्योंकि हमें उसने कहा इलास्टिक कोलिजन है तो हमें पता है कि लेफ़्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल ही होना पड़ेगा। जो इक्वल आंसर आ गया वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ये हमारे पास डी है, हमारे पास करेक्ट ऑप्शन। बाकियों को भी आप अप्लाई करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर वैसे देखें v2, ये हमारे पास v2 के राइट साइड पे यानी 20 हो गया, 20 माइनस 0 20 यानी v2 माइनस v1 करें तो v2 y के लिए है, v1 x के लिए है। v2 कितना है हमारे पास 20 माइनस और v1 कितना है 0, हमारे पास आंसर कितना आ रहा है 20 आ रहा है। तो हमें तो 80 आंसर चाहिए। अच्छा, ये तो हमारे पास थी ए ऑप्शन। इसी तरह से आप बाकियों को भी चेक कर सकते हैं। अगर हम बी ऑप्शन की बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये हमारे पास 10 है, 10 टुवर्ड्स राइट है, यानी v2 माइनस v1। दोबारा की बात करें, सेकंड को पहले रखेंगे, फर्स्ट को बाद में रखना, क्योंकि v2 माइनस v1 है। तो हम क्या कहेंगे 10 टू राइट, यानी यहाँ पर 10 पुट करें और राइट साइड पर चलिए पॉजिटिव के साथ लिखेंगे, माइनस फार्मूले का आया। ये हमारे पास क्या है 10 टुवर्ड्स राइट, इसका मतलब ये भी हमारे पास पॉजिटिव साइन के साथ आएगा। तो इसे 10 माइनस 10 आंसर कितना आ गया 0 आ गया। तो ज़ाहिर है ये भी 80 नहीं बन रहा, लेफ़्ट हैंड साइड पे 80 था, ये 80 है, राइट हैंड साइड पे 80 चाहिए था। इसी तरह से अगर हम सी ऑप्शन की तरफ भी देखना चाहें, समझ आ गई है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको उन बच्चों के लिए जिनको इसका बिल्कुल आइडिया नहीं है तो उसके लिए थोड़ी सी डिटेल बता रहा हूँ। v2 माइनस v1 मीन्स राइट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन। तो हमारे पास देखें जब सेकंड के लिए देखें, सेकंड के लिए क्या हमारे पास 0 आ गया, तो हमने यहाँ 0 पुट किया, फार्मूले का नेगेटिव आया और ये हमारे पास क्या है 20 टू द लेफ़्ट। फार्मूले का नेगेटिव वैसे लिखा हमने, लेफ़्ट साइड की बात की है, लेफ़्ट साइड की नेगेटिव और आएगा साथ,
और 7 का गया 20, सो आंसर इज़ +20 विच इज़ नॉट 80। सो ये ऑप्शन भी गलत हो गया, बी ऑप्शन भी गलत हो गया और ए ऑप्शन भी गलत हो गया। सो आर करेक्ट आंसर इज़ D1, जो हमने बेटा यहाँ पर अभी हमने इसको सॉल्व किया, राइट।